नमस्कार संस्कृताय बंधुओं, जैसा कि हमने इससे पिछली कक्षा के अंतर्गत आपको स्वर और व्यंजन संधि का विस्तृत व्याख्यान समाप्त कर चुका हूं। आज के व्याख्यान में मैं विसर्ग संधि की ओर विसर्ग संधि पर व्याख्यान रहेगा। आखिरकार विसर्ग संधि होती क्या है मित्र, विसर्ग संधि के नियम क्या हैं, इस सभी का समापन मैं इस वीडियो के अंतर्गत करूंगा। आखिरकार विसर्ग संधि की ओर चलते हैं। कहा कि विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या होता भैया, वही विसर्ग संधि होती है। कहा कि विसर्ग का चिन्ह कैसे होता है। विसर्ग का चिन्ह विसर्ग की तरह होता है, ऐसे आपको हमने बताया था विसर्ग क्या होता है। तो अब आपको ले चलते हैं नियमों की ओर। नियम आखिरकार क्या कहता भैया, यदि विसर्ग के पूर्व पूर्व का अर्थ क्या होता मित्र, पहले। यदि विसर्ग के पहले आहो और बाद में और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो तो सघोष वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। देखिए मित्र, नियम क्या कहता है। अब आप यदि विसर्ग के पूर्व यानी कि पहले आ हो और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो। सघोष वर्ण आप जानते हैं क्या क्या होते हैं। पहले तो वर्गीय व्यंजन जो आता है उसी वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन और ये क्या होते हैं मित्र, ये सघोष होते हैं। वही कह रहा है नियम कि यदि विसर्ग के पूर्व पहले आ हो और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो। अभी मैं यहाँ लिखा हूँ सघोष वर्ण को च मतलब ग घ ङ इस प्रकार, और पूरे अघोष वर्ण को लिखा हूँ, सभी स्वर को लिखा हूँ, अंतस्थ व्यंजन को लिखा हूँ और हाक लिखा हूँ, तो आपकी परिभाषा क्या होगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत विस्तृत हो जाएगी। तो एकदम छोटे पॉइंट में आप सघोष वर्ण, अगर आप जान रहे हैं सघोष वर्ण होता क्या है मित्र, अगर आप सघोष वर्ण नहीं जाने हैं तो इससे पहले हमने वीडियो के माध्यम से व्यंजन जब वर्णमाला को पढ़ा रहा था तो आपको मैंने विधिवत सघोष अघोष के बारे में बताया था, तो आप इतना जान गए होंगे। अब मैं ले चलता हूं आपको इसके उदाहरण की ओर। आखिरकार इसका उदाहरण क्या होता है, आप सघोष वर्ण को जानते रहिए। और अघोष वर्ण क्या होता है, 1 2 तीनों सा, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों सा क्या होते हैं, वो अघोष होते हैं। उसके बाद जितने बचे हुए हैं वो क्या होते हैं भैया, सघोष होते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उदाहरण देखिए, मैं बता रहा हूं, मनः प्लस योग। उदाहरण क्या है भैया, उदाहरण आप जाने रहिए। उदाहरण मनः प्लस योग एक हुआ। उसके बाद मनः प्लस अभिलाषा, मनः प्लस अभिलाषा। उसके बाद क्या है मित्र, तमा प्लस गुण, तमः प्लस गुण। उसके बाद मित्र क्या है, मना प्लस रथ,
मना प्लस रथ। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। हमने आपको बताया भैया कि यदि ह्रस्व के पहले मतलब कि विसर्ग के पहले आ हो। अब विसर्ग के पहले आ कैसे होगा, देखिए मित्र, ये मन है, अभी तो इसमें क्या ह्रस्व आ लगा है, तो यानी कि जब इसमें ऐसे आ जाएगा, अब इधर विसर्ग आ गया, इधर योग आ गया। हमने कहा था कि यदि विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण क्या होते हैं, सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद हा जो होता है वही सघोष होता है। तो उसके बाद सघोष हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है मित्र, विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक, जब विसर्ग का ओ हो जाएगा तो रूप सिद्ध होगा मनो योग। इतनी बात आपको समझ में आई। उसी प्रकार मना प्लस अभिलाषा, मना प्लस अभिलाषा आ के बाद विसर्ग, देखिए ह्रस्व आ है इसमें, ना में छिपा हुआ है। उसके बाद विसर्ग के बाद सघोष वर्ण आया है। सघोष वर्ण सभी स्वर भी क्या होते हैं भैया, अघोष होते हैं। तो जब सघोष, तब विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ओ हो जाएगा। जब विसर्ग के स्थान पर ओ होगा तो अभिलाषा जो होगी, अभिलाषा जो होगी ये मनोअभिलाषा हो जाएगी, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। ठीक है मित्र। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये जो आ होता है उसका क्या होगा, तो आ जो होता है भैया ऐसे उसको कर दिया जाता है, हाँ, कहीं कहीं किया जाता है, कहीं कहीं नहीं किया जाता है। तो जैसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मनोभिलाषा, ऐसे अवग्रह चिन्ह होता है एक, इस ऐसे बना दिया जाता है। तो अब इसमें नहीं बनाया जाएगा कि इसमें देखिए तमोगुण, तमह तमोगुण। अब इसमें क्या होगा भैया, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा तो तमोगुण हो जाएगा। इसमें जो है स्वर जो है इससे चिपका हुआ है, इधर जो स्वर था अकेले था, इसलिए ऐसे अवग्रह का चिन्ह बना दिया जाता है। अब मना प्लस रथ, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी मनोरथ रूप सिद्ध होगा, विसर्ग के स्थान पर वो आ जाएगा तो मनोरथ रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार आपने भैया इस नियम को समझा। अब मैं आपको अगले नियम की ओर ले चलता हूँ। अगला नियम क्या कहता है, आपने इस नियम को भली भांति समझ लिया होगा, ठीक है, समझ भी लिया होगा, जान भी लिया होगा और पहचान भी लिया होगा। ठीक, अब अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम भैया क्या कह रहा है, देखिए इस तरह मैं तोड़कर मरोड़कर बताता हूं, भले ही मित्र उदाहरण कम दे रहा हूं अभी मैं। जब आप एग्ज़ाम के दौरान, जब आपका लगेगा कि अब एग्ज़ाम था, लगभग 15 से 20 दिन बचे हैं ना, तो मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा सभी टॉपिकों की, लगेगा कि हाँ भाई आप कुछ पढ़े हैं। जब आपको नियम याद रहेगा तब। जैसे अब मैं अगला नियम बताता हूं, यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर, यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण हो, उसके बाद सघोष वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। किसके स्थान पर भैया, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। कैसे, आप देखिए, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ और दीर्घ आ को छोड़कर, ह्रस्व आ और दीर्घ आ को छोड़कर कोई सघोष वर्ण आए तो, कोई सघोष वर्ण आए तो
आए तो विसर्ग का रा हो जाता है, रा हो जाता है। देखिए मित्र, इससे पहले हमने जो नियम बताया था उसमें क्या कह रहा था नियम, यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो, उसके बाद सघोष वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। वही नियम यहाँ कह रहा है कुछ अलग, यदि दीर्घ के मतलब विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उसका क्या होगा मित्र, अन्य स्वर जब होते हैं तो उसका भी सघोष वर्ण हो। देखिए हमने आपको बताया ना, तो इसके बाद क्या क्या, क्या कह रहा भैया, यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई आ या आ को छोड़कर आ या आ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण हो, कोई स्वर वर्ण आए, उसके बाद सघोष वर्ण हो छोड़कर, उसके बाद किसके बाद ई, मतलब जैसे कि कोई स्वर हो, जैसे अगर विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण आए, उसके बाद सघोष वर्ण आए तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे नि प्लस आशा, नि प्लस आशा, ठीक है मित्र। अब क्या कह रहा है कि ह्रस्व, यहाँ पर आ तो आया नहीं है, ना बड़ा आ आया है, तो आया है यहाँ का ना में का छिपा है भैया, ई छिपा है, और उसके बाद सघोष वर्ण आ रहा है आ, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा मित्र, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, रा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहां, निराशा। जब विसर्ग का भैया रा हो जाएगा तो यहां पर निराशा रूप सिद्ध होगा, ठीक। उसके बाद निह प्लस बल, नि प्लस बल, तो विसर्ग के स्थान पर मित्र क्या होगा, रा हो जाएगा। अब रा का तो रा हो गया तो यहां निर्बल रूप सिद्ध होगा, निर्बल। इसी तरह अन्य उदाहरण है, जैसे आप आशीर्वाद, निर्धारण, निर्बल, निर्धन, धनुर्धर, ज्योतिर्मय, निर्विकार, निरीश्वर, निरीक्षण, निह प्लस इक्षण, जैसे निह प्लस इक्षण, तो विसर्ग के स्थान पर आ गया ना, तो क्या बनेगा भैया, विसर्ग के स्थान पर आ गया रा, तो क्या बनेगा नी, और रा के बाद बड़ी ई की मात्रा है तो री, और क्षण, निरीक्षण रूप सिद्ध हुआ मित्र। इस तरह इसका उदाहरण है, इस तरह आप इसको समझेंगे। अब मैं अगले नियम से आपको अवगत करा रहा हूँ, और अगला नियम क्या कहता है, आपने इसको जाना समझाना एकदम अच्छे से। मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई सघोष वर्ण आए, ठीक है मित्र, मतलब जैसे कोई भी सघोष वर्ण आए, कोई स्वर या सघोष वर्ण, हमने देखिए यहां कहा कि आ को छोड़कर सघोष वर्ण आए, तो हमने यहाँ क्या किया कि इसको अनायास ही लिख दिया। तो आप सघोष वर्ण जानेंगे, यानी कि सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग सघोष होता है, अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं, हा जो होता है वो भी सघोष होता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई स्वर आ रहा है, विसर्ग के पहले तो ए होना चाहिए, ई मतलब कोई स्वर हो विसर्ग के पहले,
उसके बाद कोई सघोष वर्ण हो, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे विसर्ग के पहले कोई स्वर, कोई स्वर कहने का मतलब यही मित्र, आ और आ को छोड़कर, ठीक, आ को छोड़कर, और इसके बाद विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण। तो इस सघोष के जगह मतलब सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण आप जानते हैं, तो इस विसर्ग का क्या होगा भैया, रा हो जाएगा, ठीक। यही इतनी बात है। सघोष वर्ण में आप जानते हैं प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर और हा, ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अब मैं चलता हूँ अगले नियम की ओर लेकर, आप मेरी बात को भली भांति समझ गए होंगे। देखिए, आप पूरे वीडियो को अगर समझेंगे, पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो कहीं कहीं ऐसा होता है थोड़ी थोड़ी बातें बिछड़ जाती हैं तो उसको बाद में बताना पड़ता है, तो आप लोग समझेंगे कि ओहो क्या बता दिए, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए आप पूरा क्रमबद्ध तरीके से आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है मित्र। मैं प्रयास करता हूँ कितने अच्छे से बता दूँ, उस तरीके से ना आए तो उस तरीके से बताऊँ, उस तरीके से ना आए तो उस तरीके से बताऊँ, तो मैं तरीका बदलता रहता हूँ। आपको जिस तरीके से समझ में आ जाए उसी तरीकों को आप अपना लेंगे। अब मैं आपको अगला नियम बताता हूँ। अगला नियम आखिरकार क्या कहता है मित्र, अगला नियम आपको क्या कह रहा है, अगला नियम यही कहेगा कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तथा विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले स्वर का दीर्घ हो जाता है। देखिए मित्र, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, हाँ, और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है और ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे मित्र आप समझेंगे उदाहरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उदाहरण के माध्यम से, नी प्लस रौ। अब आप जानेंगे, हमने कहा कि विसर्ग के पहले यदि ई हो या ऊ हो और बाद में रा हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता भैया, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसका क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। कब विसर्ग का लोप होगा, जब विसर्ग के पहले ई हो और बाद में रा हो तो नी का मतलब विसर्ग का लोप हो जाएगा इस विसर्ग का, और जो छोटी ई है या छोटा ऊ है उसका दीर्घ हो जाएगा। जैसे अब इसका नी मतलब दीर्घ हो गया और रव नीरव रूप बन गया, ठीक। इसी प्रकार आपको नी प्लस रज, यहाँ भी उसी प्रकार विसर्ग के स्थान पर क्या होगा मित्र, जब विसर्ग क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और नी का क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा, तो नीरज रूप
सिद्ध होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। निह प्लस रोग इसी तरह होता है, निह प्लस रोग। अब इस विसर्ग का लोप हो गया, विसर्ग का जब लोप हो गया मित्र तो नी का दीर्घ हो गया तो नीरज निरोग रूप सिद्ध हुआ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आई होगी तब भी सही है, नहीं समझ में आई होगी तो आप हमारे YouTube चैनल IQ विस्तार पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं जो बातें आपको समझ में ना आई होंगी। ठीक है मित्र, अब मैं ले चलता हूँ अगले उदाहरण की ओर, अगले नियम की ओर। अगला नियम आखिरकार क्या कहता है? अगला नियम आपको क्या बताना चाहता है? आप सघोष जान रहे हैं ना भैया, हमने इसीलिए पहले वर्णमाला पढ़ाई। वर्णमाला इसलिए हमने पढ़ाया आपको ताकि आपको सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण इस सब का ज्ञान हो सके भैया। अब देखिए वही यहाँ हो रहा है, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण को बार बार पूछ रहा क्या होता क्या नहीं होता, विसर्ग क्या होता है। तो इस सब का हमने पहले ही इसके वीडियो के इसके पहले वीडियो के माध्यम से आपको वर्णमाला के तहत सभी छोटे से छोटे पॉइंट और बड़े से बड़े पॉइंट को विस्तृत व्याख्यान के द्वारा बता दिया है, समझा दिया है। तो अगर आपको अभी तक उस वीडियो को ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उस वीडियो को भी देख सकते हैं मित्र। हमने प्लेलिस्ट बना दी है UPSI हिंदी निःशुल्क, ठीक है, तो आप उस पर देख सकते हैं। अगला नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले ई उ हो तथा बाद में क ख प फ ट ठ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले आप नियम लिखेंगे, यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो और बाद में क्या हो मित्र? बाद में का ख प फ, क ख प फ, क ख प फ, ट ठ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर शकार हो जाता है, शकार हो जाता है। नियम आप भली बात समझेंगे भैया। यदि विसर्ग के पहले ई और उ हो और विसर्ग के बाद का खा पा फा टा ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। ठीक, जैसे निह प्लस कपट, निह प्लस कपट। अब आप देख रहे हैं भैया ह्रस्व ई है, उसके बाद क्या है? विसर्ग है, और विसर्ग के बाद का है, तो विसर्ग का क्या होगा मित्र? जिस प्रकार नियम ने कहा था विसर्ग का सा हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा? निष्कपट। ठीक है मित्र, निष्कपट हो जाएगा। उसके बाद निह प्लस काम, निह प्लस काम। अब देखिए विसर्ग के पहले ई है, उसके बाद का है, तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा मित्र? निष्कपट। निष्कपट रूप बन गया कि नहीं मित्र? ठीक, उसके बाद निह प्लस फल, निह प्लस फल। अब देखिए मित्र विसर्ग के पहले ई है, उसके बाद फा है, तो फा का क्या होगा मित्र? श हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा मित्र? निष्फल।
इतनी बात आपको समझ में आई। इसी प्रकार दुह प्लस कर, दुह प्लस कर। देखिए हमने बताया था कि विसर्ग के पहले यदि उ हो तो विसर्ग और उसके बाद का हो या खा हो या पा हो या फा हो या ठा हो या ठा हो, उसके स्थान पर सा हो जाता है। तो देखिए मित्र यहाँ भी रूप सिद्ध हुआ दुष्कर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई हो तब भी ठीक है, ना आई हो और ठीक है। क्यों? तब आप हमारे पास कमेंट करेंगे तो मैं अपने आप को जान पाऊंगा कि हाँ मेरे द्वारा समझाए गए बताए गए जो पॉइंट जो नियम है वो बच्चों को हमारे मित्रों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको और अच्छी तरह से बता पाऊंगा। ठीक है मित्र, तो चलते हैं अगले नियम की ओर। इस तरह के ढेर सारे उदाहरण हम आपको बताएंगे जब आपकी परीक्षाएं आपके करीब होंगी, जब आप ज़्यादा लालायित होकर पढ़ेंगे, जब आपको लगेगा कि अब तो भैया 15 दिन एग्ज़ाम है, 20 दिन एग्ज़ाम है, अब तो पढ़ना पड़ेगा, तब मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, बहुत उदाहरण दूंगा जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज तो मैं ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मतलब महत्वपूर्ण उदाहरणों को देता हूं जो अनेकों बार पूछे गए हैं। ज़्यादा उदाहरण बताना यानी कि व्याख्यान को लंबा बनाना, इसलिए मैं व्याख्यान को लंबा नहीं करना चाहता, मगर इतना भी छोटा ना करूं कि आपको समझ में ना आए। तो थोड़ा व्याख्यान बड़ा हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं आपको अगले नियम से अवगत कराता हूं। अगला नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले स्वर हो बाद में च छ या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले स्वर हो बाद में च छ सा हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर शकार हो जाता है। ठीक, शकार हो जाता है, आपका नियम यही कह रहा है मित्र कि यदि विसर्ग के पहले स्वर हो और बाद में च छ या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक, अब देखिए दुह प्लस शासन, दुह प्लस शासन। हमने कहा कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो मित्र? विसर्ग के पहले क्या हो? स्वर हो और बाद में सा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। जब ये वाला सा हो जाएगा तो रूप बनेगा दुःशासन। इतनी बात आपको समझ में आई मित्र? उसके बाद अगला नियम क्या कहता है, मतलब अगला उदाहरण इसका, दुह प्लस चरित्र, दुह प्लस चरित्र। अब हमने कहा कि विसर्ग के बाद यदि चा हो, यहाँ हमने बताया सा था, सा के पहले विसर्ग था तो सा हो गया, इधर चा है और विसर्ग पहले विसर्ग है तो इसके स्थान पर क्या होगा मित्र? सा हो जाएगा। हुआ कि नहीं? तो आपका क्या होगा मित्र? दुश्चरित्र। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? उसके बाद निश्चय, नि प्लस चय,
निह प्लस चय। यहाँ भी देखिए स्वर है, स्वर के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा है, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। जब ये वाला सा हो जाएगा मित्र तो निश्चय रूप सिद्ध होगा। बताइए मेरी इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। हरि प्लस चंद, जिस प्रकार हरि प्लस चंद, तो भैया देखिए विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। जब सा हो जाएगा तो हरिश्चंद्र रूप सिद्ध होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर आपको इतनी बात समझ में आई हो तो मैं आपको अगले नियम की ओर ले चलता हूँ। अगला नियम क्या कहता है मित्र? अगले नियम से भी मैं आपको अवगत करा दे रहा हूँ। अब इधर मैं ऊपर जो लिखा है उसको भी मिटा दे रहा हूँ ताकि दो नियम आ जाएं इसमें, क्योंकि एक एक नियम लिखना एक एक नियम मिटाना ज़्यादा समय लगता है ना, तो मैं दोनों नियम को इसमें लिख दूँगा। ठीक है मित्र। अगला नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर तथा बाद में त था सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है मित्र, इतनी बात आपको समझ में आई। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद में ता था सा हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? सा हो जाएगा। वहाँ लिखे विसर्ग सा हो जाता है, यानी कि विसर्ग के स्थान पर क्या होगा मित्र? सा हो जाएगा। जैसे नमः प्लस्ते, नमः प्लस ते, देखिए हमने कहा ता आना चाहिए, ता आया है, तो विसर्ग का क्या होगा? विसर्ग माँ के पहले माँ में स्वर लगा है, आस्वर है, तो यहाँ क्या होगा? नमस्ते। यहाँ सा का आगम होगा, इस वाले सा का। जब सा का आगम हुआ तो नमस्ते रूप सिद्ध हुआ। नमस्ते। बोलिए हाँ या ना। उसी प्रकार मना प्लस ताप, मना प्लस ताप, अब विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा तो मनस्ताप रूप सिद्ध होगा। मनस्ताप। ठीक है मित्र। उसके बाद उदाहरण है दुर प्लस तर, दुह प्लस तर, तो देखिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा मित्र? सा हो जाएगा, तो दुस्तर रूप सिद्ध हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है। अब अगला नियम आपको क्या कहता है? क ख प फ से पहले यदि क
ख प फ से पहले, क ख प फ से पहले यदि अह हो तो, यदि अह हो तो वह सुरक्षित रहता है, वह सुरक्षित रहता है, वह सुरक्षित रहता है। अब देखिए मित्र, देखिए क ख प फ से पहले यदि विसर्ग हो, ये अह नहीं विसर्ग हो, ये विसर्ग, ठीक है मित्र। आप मतलब जैसे विसर्ग यही मान के चलिए, यदि विसर्ग हो, इस पे हमने विसर्ग लगाया, यानी कि विसर्ग हो तो वह सुरक्षित रहता है। जैसे अधः, अधः प्लस पतन, अधः प्लस पतन। हमने आपको बताया ना मित्र, यदि क ख प फ से पहले विसर्ग हो, देखिए प से पहले क्या है, विसर्ग है, तो इसका रूप ऐसे होगा, बस कुछ परिवर्तन नहीं होगा मित्र, ये सुरक्षित रहेगा। तो क्या होगा, अधः पतन। यहाँ विसर्ग उसर्ग को लोप नहीं करना है, बस ऐसे ही रहना है, ठीक है मित्र। प्रातः प्लस काल, अब देखिए विसर्ग के पहले हमने बताया था का ख प फ हो, तो यहाँ का आ गया, तो विसर्ग के पहले यदि का आ गया तो यहाँ वही रूप सिद्ध होगा, प्रातः प्लस काल। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? अब मैं ले चलता हूँ आपको अगले नियम की ओर। आखिरकार अगला नियम क्या कहता है? दो नियम और हैं, उस दो नियम को बताने के बाद विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि हमने संधि पढ़ ली है। और संधि को पढ़ाने के बाद मैं तुरंत जो इसके बाद बड़ा टॉपिक आता है समास, आपको मैं समास की ओर ले चलूँगा। समास एक ऐसा टॉपिक है मित्र जिसमें बहुत ही भ्रम रहता है, तो उसी भ्रम को दूर करूँगा मैं। आखिरकार उसमें भ्रम कैसे होता है, क्यों होता है, उसको दूर कैसे किया जाए, तो उस सब के लिए मैं आपको समास पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। आप समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। विसर्ग संधि आज मैं समाप्त ही कर दूंगा। एक नई सूचना मैं आप लोगों को देने वाला हूं, वो सूचनाएं मैं जल्द ही आपके चैनल पर यानी कि IQ विस्तार पर दे दूंगा। तो देखिए मित्र, अगर आपके कोई मित्र हैं, बंधु हैं, सखा हैं, तो आप उनको बताइए कि भैया एक चैनल बना हुआ है, अभी नया नया इसका जन्म हुआ है, IQ विस्तार नाम करके। तो इस पे एक भैया द्वारा, या आप कुछ भी कह सकते हैं, उनके द्वारा UPSI के लिए हिंदी को टारगेट किया गया है। कितना टारगेट किया गया? 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन और 100 अंकों का 100 अंक, यानी कि 40 प्रश्न आप करेंगे और 100 अंक करेंगे, ठीक है? ऐसा टारगेट है, ठीक है मित्र। अगला नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद ह्रस्व आ को छोड़कर, यदि विसर्ग के बाद ह्रस्व आ को छोड़कर, ह्रस्व आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे होगा मित्र विसर्ग का लोप? कहा कि यदि विसर्ग के बाद
ह्रस्व आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का क्या होगा मित्र, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः प्लस एव, अतः प्लस एव। अब देखिए भैया विसर्ग के बाद ए आया, आ तो आया नहीं, आ आया होता तो कुछ परिवर्तन तब और कुछ देखा जाता, मगर आगे ए विसर्ग के बाद ए आया तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा, इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। जब इस विसर्ग का लोप हो जाएगा तो अतएव रूप सिद्ध होगा। कुछ परिवर्तन नहीं करना है, विसर्ग का लोप करना है। कब, यदि ह्रस्व आ को छोड़कर विसर्ग के बाद कोई स्वर आए तो, जैसे यदि विसर्ग के बाद ह्रस्व आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे तपा प्लस उत्तम, तपाह प्लस उत्तम, तो देखिए विसर्ग का यहाँ लोप होगा। भैया लोप क्यों होगा, लोप इसलिए होगा क्योंकि ए जो है मतलब स्वर ह्रस्व आ को छोड़कर अन्य स्वर आ गए हैं, तो नियम के अनुसार आप जान पाएंगे। तो क्या होगा, विसर्ग का जब लोप हो जाएगा तब क्या होगा, तप और उत्तम, तप और उत्तम। ठीक मित्र, अब एक अगला लास्ट नियम मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद व्याख्यान को समाप्त करता हूं। जैसा व्याख्यान लंबा इसलिए हो जाता मित्र मैं, क्योंकि आपको इस ब्लैक बोर्ड, इस बोर्ड पर लिख लिख कर पढ़ाता हूं, लिख लिख कर समझाता हूं। ठीक है मित्र, इसलिए थोड़ा समय लगता है। अब देखिए, यदि देखिए विसर्ग होगा, यदि आ ई ऊ के बाद आ ई ओ के बाद शा 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 हो तो शा 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 हो तो क्या होगा मित्र, यदि शा शा हो तो विकल्प से विसर्ग सुरक्षित रहता है। तो विकल्प से, तो विकल्प से विसर्ग सुरक्षित रहता है, विसर्ग सुरक्षित रहता है, अथवा या कहें कि शा शा का द्वित्व हो जाता है, शा 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 का द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का मतलब आप जानते हैं, एक में मिल जाता है। ठीक है, हो जाता है, हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। जैसे पुनः प्लस स्मरण, पुनः प्लस स्मरण, पुनः प्लस स्मरण। अब आप इसको क्या कहते हैं, आप विसर्ग का लोप भी कर सकते हैं अथवा सुरक्षित भी रख सकते हैं आप। जैसे आप चाहें तो ऐसे पुनर्स्मरण लिख सकते हैं अथवा इसका लोप भी कर सकते हैं, जैसे पुनर्स्मरण, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है मित्र, तो नि प्लस संदेह, नि प्लस संदेह। अब विसर्ग के बाद देखिए सा आया है, तो आप इस सा का मतलब इस विसर्ग का आप सा भी कर सकते हैं और लोप भी कर सकते हैं।
ठीक है मित्र, इस विसर्ग का आप इस विसर्ग का स भी कर सकते हैं और लोप भी कर सकते हैं। आप इसका या तो लोप करिए या तो सा करिए, लोप या सा। तो लोप होने के बाद पुनर्स्मरण हो जाएगा, अगर लोप नहीं किए हैं तो ए रूप सिद्ध होगा। ठीक है मित्र, अब यहाँ भी उसी तरह है, आप इसका चाहें तो लोप करें या आप इसको ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, लोप अगर कर रहे हैं मित्र, अगर आप लोप कर रहे हैं तो ऐसे रूप बनेगा निसंदेह। ये तो लोप होने पर और निसंदेह लोप ना होने पर, लोप ना होने पर। तो मित्र आज आपको हमने विसर्ग संधि पूरा समाप्त कर दिया है। अब मैं कल के क्लास के अंतर्गत, कल के व्याख्यान के अंतर्गत आप सभी को समास पढ़ाऊंगा, समास समझाऊंगा। ठीक है मित्र, आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।